हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपके स्कूल विजिट प्रोग्राम के टाइम पर भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट लिया गया था, जिसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब के माध्यम से हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। यह हमारे टीचर सब्जेक्ट वाइज आपको पूरे सॉल्यूशन बताएंगे, जिससे आप चेक कर सकें कि आपने उस टाइम पे क्या गलतियां की थी। ठीक है, तो आज मैं शुरू करने वाला हूं। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, घर्षण गुणांक निम्न के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये चीजें आपसे पूछी गई है कि घर्षण गुणांक किसका अनुपात होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको घर्षण गुणांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो घर्षण गुणांक को डिनोट किया जाता है म्यू से, और म्यू इक्वल टू होता है एफ डिवाइड बाई आर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपके 11th के एलिमेंट ऑफ साइंस में घर्षण एक चैप्टर है जिसमें घर्षण गुणांक टर्म आता है, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। यहाँ पे जो एफ होता है वो घर्षण बल होता है, ये जो एफ है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है। और जो आर है वो नॉर्मल रिएक्शन है, और ये जो आर होता है ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने को किसका किसका रेशियो देखने को मिल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात देखने को मिल रहा है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, घर्षण बल और लगाया गया बल, ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या दिखा, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तो इनका ही अनुपात है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये बी आंसर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात घर्षण गुणांक होता है। क्लियर हुआ भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ जाएं तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दृष्टि स्पेक्ट्रम में रंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपने इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। बात को समझिएगा। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि रंग कितने होते हैं तो आपको पता होगा 7 रंग होते हैं। और 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है 7 रंग कौन से होते हैं, विबग्योर, ये 7 रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6, विबग्योर। ये 7 रंग होते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले आपको कौन सा कलर दिख रहा है, बैगनी कलर दिख रहा है, वॉयलेट कलर दिख रहा है, और सबसे लास्ट में कौन सा कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है। मतलब सबसे पहले बैगनी आना चाहिए और लास्ट में रेड आना चाहिए। तो आप यहां देखेंगे बैगनी किस ऑप्शन में है, बी में, तो सबसे पहले बी आना चाहिए, और लाल किस में है, रेड। यहाँ पे देखो रेड किस में, ई में, तो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब आप चेक करो बी स्टार्टिंग में किस में है और ई लास्ट में किस में है। तो पहले ऑप्शन देखेंगे ये ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो ये बी से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में अपने को बी चाहिए, तो ये बी सही हो सकता है। बट अब लास्ट चेक करो, लास्ट में क्या है, अपने को ई चाहिए, पर यहाँ पे क्या दिखा, अपने को ए दिखा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी के साथ मूव किए तो सी में पहले बी दिखा और लास्ट में ई दिखा, मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही होगा। ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये कलर होते हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वॉयलेट कलर का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड कलर का। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस होगा कलर के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसका। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो आपके पेपर में ये 2 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, ये 2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का था, जिसका दोनों का आंसर मैंने आपको बताया। अगला जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि अभी आपने अपना फिजिक्स का डाउट जो भी था, जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, आपने उसको देखा। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया आपको लैक्टोज। तो जैसे कि लैक्टोज के बारे में आपको पता होगा, लैक्टोज जो होता है वो एक डाइसैकेराइड कंपाउंड होता है, जो कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है। आपको वही चीज पूछ रहा है कि लैक्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि आप उसका जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने पे वो क्या देगा। तो आपको जैसे कि पता होगा लैक्टोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है। जब इसका डिसोसिएशन होता है, जल अपघटन होता है, तो ये डिसोसिएशन होने पे आपको देता है ग्लूकोज C6H12
O6 प्लस गैलेक्टोज C6H12O6, यानी कि ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे आपके, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो अपना जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज तथा एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में जाते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का आपको क्या पूछा है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है बोहर रेडियस का, लेकिन इसमें एक एटम का नाम जुड़ा हुआ है, उसको ध्यान देंगे अपन। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो सबसे पहले बोहर रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, R = n²h²/4π²me²z। ये होता है बोहर मॉडल का फॉर्मूला, बोहर रेडियस, जिसमें से n और ये जो z आपको दिख रहा है। ओके, n = होता है सेल, सेल इट मीन्स कक्षा या कोष जिसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, इसको आप कक्षा या कोष बोलते हैं। एंड z जो होता है वो कहलाता है आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। अब इसमें दोनों को जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो आपको जैसे कि पता है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है = 1 होता है। ओके, देन आपको यहाँ पे जो रेडियस बोल रहा है, कक्षा निकालना है, किस कक्षा का, पहली कक्षा बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेल का बोल रहा है, यानी कि n का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला है बोहर रेडियस का, इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने पे n = 1 हो जाएगा, z = भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा आपको, तो आंसर जो मिलेगा वो h²/4π²me²। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन आपका जाएगा ए, एंड h²/4π²me²। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बस आपको इसमें एक फॉर्मूला बस क्लियर होना चाहिए कि बोहर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पूछा एरोमेटिक न्यूट्रल अमीनो एसिड जो है। ठीक है, वो एरोमेटिक आपको क्या पूछा हुआ है, उदासीन एरोमेटिक एसिड जो होता है वो कौन सा कहलाता है। बाकी जो हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं 3 ऑप्शन में A, B और C। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, ये आपका न्यूट्रल नहीं होते हैं, ये कैसे कंपाउंड होते हैं, ये एरोमेटिक नहीं होते हैं, ये एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये एलिफेटिक में जाएगा, और ये जो कंपाउंड होता है कौन सा आपका, टायरोसिन, ये कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या लेंगे अपन, एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके लिए आपके सामने आपके सर आएंगे, आप उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद मैथ के जो 2 क्वेश्चन आपके पास थे उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, मैथ का जो 2 क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन अब चेक करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, 2 कॉलम आपको दिया हुआ है, दोनों कॉलम में अपने को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को चेक करना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, कॉमन डिफरेंस को कहते हैं पदांतर या सर्वांतर, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 - T1। अगर मैं पहला सीक्वेंस देखूं, पहला सीरीज देखूं, तो T2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 6 और T1 का वैल्यू क्या दिखा 1। तो यहाँ पे D का वैल्यू क्या आ जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा 5, D का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब आप चेक करो इस किस में 5 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 5 C लिखा हुआ है, मतलब पहले का जो आंसर होगा, मतलब पहला अपना किसके साथ मैच होगा, C के साथ मैच होगा। ठीक है, पहला C के साथ मैच होगा। सेकंड को चेक करेंगे तो सेकंड में देखिए सेकंड टर्म 20 है और फर्स्ट टर्म 24 है, इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4। अब -4 किस में लिखा है, A में, मतलब सेकंड का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। वैसे अगर मैं तीसरे सीक्वेंस को चेक करूं तो T2 का वैल्यू है 45 और T1 का वैल्यू है 50, इसमें जो D का वैल्यू आ जाएगा वो -5 आ जाएगा, D का वैल्यू -5 आएगा, और -5 किस में लिखा है, D में, तो ये हो जाएगा D, और बच गया एक B, तो इसके साथ आ जाएगा B। मतलब 1 का होगा C, 2 का होगा A, 3 का होगा D और 4 का आएगा B। आप इस ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन 1 में आपको ये देखने को मिलेगा, 1 का C, 2 का A, 3 का D एंड 4 का B। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा।
क्लियर हुआ सभी को? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये भी हमने चेक किया और मैच द कॉलम भी चेक किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव किया जाए तो अगला क्वेश्चन भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या आ गया, डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, मध्यिका बताना है आपको। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसका मध्यिका क्या होगा ये आपको बताना है। तो मध्यिका के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी अपने को नंबर दिए हुए हैं या जो भी सीक्वेंस आपको दिया हुआ है उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, या तो बढ़ते क्रम में जमा लो या तो घटते क्रम में जमा लो। तो चलो इसे हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में जमाते हैं। तो बढ़ते क्रम में कैसे जमाते हैं भाई, जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले, तो सबसे छोटा नंबर क्या दिखा, सबसे छोटा नंबर दिखा 15, सबसे छोटा नंबर ये दिख रहा है ना 15। उसके बाद क्या दिखा, उसके बाद दिखा 18, ये हो गया 18। ठीक है, फिर अपने को क्या दिख रहा है, 18 के बाद अपने को देखने को मिल रहा है 24, 18 के बाद देखने को मिला 24, 24 के बाद देखने को मिला 26, 26 के पहले 25 भी है। ओके, अपने को 26 के पहले क्या देखने को मिला, 25 देखने को मिला, तो 25 गया, 25 के बाद आ गया 26, 26 गया, 26 के बाद आ जाएगा 30, 30 के बाद हम चले जाएंगे 35 में, 35 के बाद चले गए 36 में, 36 के बाद आपको देखने को मिलेगा 40 और लास्ट में आप देखेंगे 48। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है। मतलब n का वैल्यू क्या है, 10 टर्म है। और ये जो 10 है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 10 कैसा इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर आता तो बीच में कौन सा टर्म आ रहा है अपन नॉर्मल पहचान जाते, पर ये आ गया इवन नंबर। और जब इवन नंबर आता है तब क्या करते हैं, बीच में जो टर्म दिख रहे हैं, एकदम आसान तरीका ना, बीच में जो टर्म दिख रहे हैं उनको जोड़ो, बीच में जो टर्म जो दिखा उसको जोड़ो, क्या हो जाएगा ये 25 प्लस, बीच में कौन कौन सा टर्म दिख रहा है, बीच में अपने को दिख रहा है 26 और 30, 25 और 26 नहीं दिखा, अपने को दिखा 26 और 30 दिखा। मतलब इन दोनों को अपन बीच में लेंगे तो यहाँ देखो 1 2 3 4 नंबर और 1 2 3 4, हाँ ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बीच में होंगे। तो मीडियन क्या हो जाएगा अपना देखना, मीडियन हो जाएगा ये 26 प्लस 30, इसको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 56 डिवाइड बाई 2 और इसको डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 28। और 28 आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये मैथमेटिक्स के जो 2 क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन भी मिल गया। सबसे पहले मिला फिजिक्स, फिर मिला केमिस्ट्री, फिर मिला मैथमेटिक्स। अब हम जुड़ेंगे बायो, क्रॉप और एनिमल के साथ। ठीक है, तो चलो भाई अब आप लोग देखेंगे बायो का सोल्यूशन। थैंक यू। चलिए नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोगों को 2-3 सब्जेक्ट का आंसर मिल गया, फिजिक्स का मिल गया, केमिस्ट्री का मिल गया और मैथ्स का भी मिल गया। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में कि आपके पास जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे लें, उसको कैसे आसानी के साथ समझें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा तना रूपांतरण नहीं है, Which of the following is not a stem modification। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मॉडिफिकेशन के बात में। तो यहाँ पर स्टेम के भी मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, लिप्स के भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है हम लोगों को, रूट के भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। पर यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि यहाँ पर तना का रूपांतरण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा भाग है जो तना का रूपांतरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला नंबर के ऑप्शन में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है पिक्चर ऑफ द नेफ्थेंस देखने के लिए मिल रहा है। ये पिक्चर ऑफ द नेफ्थेंस क्या है, एक प्लांट का नाम है बेटा। ये प्लांट में एक हमको लीव्स देखने के लिए मिलते हैं, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर लीव्स कैसे देखने को मिलते हैं, ये अपने आप को एक घड़े नुमा आकृति में क्या कर लेता है, ये बदल लेता है। ठीक है, जो होता है लीफ है, क्या होता है, लीफ होता है। ये असल में कीटभक्षी, एक कीटभक्षी पौधा है जो कीटों को, जैसे इसके अंदर में ये कीट आएगा और कीट आने के बाद ये क्या कर लेता है, ढक्कन को बंद कर लेता है और कीट को वहां पर क्या कर लेगा, वो अपने पास वो उसको रख लेता है। ठीक है, जिससे वो पोषण प्राप्त करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ये हो गया हमारे पास, ये पत्ती का रूपांतरण देखने को मिला। नींबू के कांटे आप लोग देखे होंगे, अगर हमारे पास कोई एक नींबू की पौधा हम लोग अगर बना देंगे, ठीक है, चलिए इसको नींबू की पौधा मान लेते हैं, तो नींबू के पौधे में आप लोग ऐसे स्पाइन्स देखने के लिए मिला होगा। तो स्पाइन जो होता है वो होता है उसके तने
तने का रूपांतरण होता है। किसका? तने का रूपांतरण होता है। फिर आप लोग देखे होंगे खीरे के तंतु बोला गया है, तो खीरे के तंतु में बात करेंगे तो ये मान के चलते हैं हमारे पास कोई एक खीरे का पौधा है। चलिए ये भी मान लिए हम, ये खीरे का पौधा देखने के लिए मिल गया हम लोगों को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? खीरे का कोई एक पौधा है। तो आप लोग ये खीरे के पौधे में ऐसा एक तंतु देखे होंगे, एक स्पिंडल देखे होंगे, एक आप लोग स्प्रिंग के जैसे बने हुए देखे होंगे। वो पौधे को सहारा देने के लिए होता है। जब उसको हम लोग सहारा जब देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना होता है या उसको ऊपर चढ़ाना होता है, ठीक है, तार के जरिए, तो ये क्या करता है? उसको सहारा देने के काम करता है। तो ये भी क्या होता है? स्टेम होता है। इसका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये भी क्या हुआ? उसका स्टेम का मॉडिफिकेशन देखने को मिला। फिर क्या बोला है? ओपेंसिया के चपटे संरचना। ओपेंसिया मतलब बेटा ये कैक्टस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैक्टस के प्लांट जब देखे होंगे तो ये कैक्टस हुआ मान के चलिए। अब इसमें छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? स्पाइन लगे हुए हैं। तो ये जो कैक्टस में हम लोगों को ये चपटे संरचना जो ये देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला संरचना के बारे में वो बात कर रहा है। तो ये जो चपटे संरचना जो होते हैं, ये भी इसका स्टेम ही होता है। क्या होता है? स्टेम। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास स्टेम है, ये वाला ऑप्शन स्टेम है, ये वाला ऑप्शन भी क्या है? हमारे पास स्टेम देखने को मिल रहा है। तो पत्ती है कौन सा? ये वाला जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। तो सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का, क्योंकि यहां पर ये जो मॉडिफिकेशन जो है वो घड़े के जैसे, घड़वरडी का घड़ा जो है, ये घड़े जैसे जो संरचना है वो पत्ती का रूपांतरण हमको देखने के लिए मिलता है। ये क्लियर हुआ पहला नंबर का क्वेश्चन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन में आगे की तरफ जाते हैं। तब हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है ये वाला। ये हमको क्वेश्चन देखने को मिला कि शैवाल जिसका प्रचलित नाम गोल्डन एल्गी है। क्या है? गोल्डन एल्गी। एक ऐसा एल्गी, आप लोग सामान्यतः एल्गी काई जो देखे होंगे वो ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, पर एक ऐसा काई है जो गोल्डन कलर का होता है, क्योंकि वो गोल्डन, उसके गोल्डन कलर की स्पोर छोड़ते हैं वो, और गोल्डन कलर की स्पोर छोड़ने के कारण उसका कलर क्या हो जाता है? गोल्डन कलर का हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ये क्राइसोफाइटा जो है ये क्या होता है? गोल्डन कलर का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आगे के क्वेश्चन में जाकर के देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चन पर हमको देखने को मिला कि कुछ लेग्यूमिनस पौधे में पर्णाधार फूलकर मोटा हो जाता है, जिसे कहते हैं इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकॉज स्वोलन इट इज स्कार्ड। अब इसमें पत्तियों की संरचना को हमको देखना पड़ेगा कि पत्ती की संरचना जब हम लोग देखेंगे तो हमको क्या क्या देखने मिलेगा। तो चार जो पत्तियों में संरचना है, इस चारों संरचना को देखते हैं सबसे पहले कि कैसे कहां कहां पर आएगा, किसके बारे में वो बात करना चाह रहा है। तो एक मान के चलते हैं कि ये कोई लेग्यूमिनस पौधा का क्या है? कोई एक पत्ती है मान के चलते हैं। चलिए इसकी पत्तियों को देखते हैं, एक पत्ती बनाते हैं, उसके संरचना में फिर हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। ये एक कोई पत्ती है, समझ लो ये कोई पत्ती है। ठीक है, अब इस पत्ती को अगर हम लोग आकर के देखेंगे तो ये पत्तियों के नीचे वाला जो ये जो भाग होता है इसके बारे में वो पूछ रहा है कि ये जो पत्ती के नीचे वाले भाग जो है कभी कभी क्या हो जाता है? फूल करके ये मोटा वाला भाग बना लेता है। ठीक है, जिसमें लेग्यूमिनस पौधे के पर्णाधार फूल करके मोटा हो जाता है। ये पर्ण के आधार है। ठीक है, लीफ बेस बोला गया है, तो लीफ बेस क्या होता है? कभी कभी मोटा हो जाता है। ये पत्ती जो है ये आगे चल करके हमारे पास ये मुख्य तना से क्या हुआ होगा? लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग नाम हमको देखने को मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो लास्ट वाला ये जो पोर्शन देखने को मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लीफ मार्जिन बोलते हैं। ये लीफ मार्जिन हो जाएगा। और जो पत्तियों के चपटे भाग होते हैं, मतलब ये पूरा पत्ती का ये वाला भाग जो चपटा वाला भाग हमको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। इसको हम लोग लैमिना बोल देंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, पल्विनस के बारे में। तो पल्विनस ये जो पोर्शन जो होता है, ये फूला हुआ जो भाग होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पल्विनस बोलते हैं। ये इसका पल्विनस हो जाएगा। फिर एक हमारे पास और ऑप्शन आया है, स्टिपल आया हुआ है। तो स्टिपल क्या होता है? ये जो पत्तियां जो है यहां पर एक और कोई कली अगर खिली हुई होगी, ठीक है, या नया जो छोटे पत्तियां जो आई रहती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिपल कहते हैं। तो यहां पर क्या पूछा गया है कि जो मोटे वाले जो भाग हैं, ठीक है, पत्तियों के नीचे ये जो मांसल भाग जो होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वहां पर देखो ये कौन से भाग से नाम से जान रहे हैं? हम लोग पल्विनस के नाम से जान रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना था? पत्तियों की बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ना था। अगर आप पत्तियों की बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं कि पत्ती में स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से भाग को कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, देख करके इसका जवाब दिया जा सकता है। तो ये हो गया आप लोगों के लिए क्या? बायोलॉजी के सवाल। बायोलॉजी में आप लोगों के 3 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहा था। फिर आते हैं यहाँ पर हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या पूछा गया है? ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे,
फिर आंसर हम लोग उसका करेंगे। तो क्या बोल रहा है, जब पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल लगाई जाती है तो उसे कहा जाता है व्हेन द सेकंड क्रॉप इज प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ फर्स्ट क्रॉप। ठीक है, पहले फसल की कटाई करने के पहले ही हमको क्या करना है, कोई दूसरा फसल लगाना है। यह जो प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रचलित है, हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, सामान्यतः हम लोग धान की खेत लगाते हैं और इस धान के खेत में क्या है, ये प्रक्रिया को बहुत अधिक मात्रा में हम लोग अपनाते हैं। पर ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है इस नाम से छत्तीसगढ़ में नहीं जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में इसको किसी दूसरे नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। ये रिले क्रॉपिंग, पहला नंबर का ऑप्शन जो लिखा हुआ है रिले क्रॉपिंग, ये रिले क्रॉपिंग क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। रिले क्रॉपिंग क्या होता है ये हम लोग जानते हैं सबसे पहले, रिले क्रॉपिंग के बारे में। तो रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये कोई खेत है, अब इस खेत में मान के चलिए मैं धान का पौधा लगाया हुआ हूं, ये हम लोग धान के पौधे लगा दिए। ठीक है, अब ये धान का पौधा जो है बेटा मिल्किंग स्टेज में है। मिल्किंग स्टेज समझ पा रहे हैं आप लोग, मिल्किंग स्टेज मतलब धान में दूध भरा चुका है। अब इस धान के पौधे को मैं क्या करने वाला हूं, 15 से 20 दिन बाद इसको मैं हार्वेस्टिंग करने वाला हूं। उस समय पर क्या होता है, हमारे धान के खेत में पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नमी देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे किसान जो दूसरा फसल तो नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, पर उसके खेत में अभी पर्याप्त मात्रा में क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर होने के कारण उस मॉइस्चर का उपयोग करने के लिए किसान भाई लोग क्या करते हैं, यहां पर तिउड़ा, अलसी या कोरिएंडर के सीड लेकर के आते हैं। तिउड़ा, अलसी या धनिया के बीज लाते हैं और डायरेक्ट यहां पर क्या कर देंगे, ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे। तो यहां पर डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर दिए, ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर दिए हम लोग। तो पहले फसल की मैं कटाई नहीं किया हूं, लेकिन दूसरे फसल के बीज हमारे खेतों में क्या हो गया है, पहुंच गया है। तो जिस समय पर हम लोग इसकी कटाई करेंगे उस समय पर क्या हो जाएगा, ये पौधा जो है वो तैयार हो जा रहेगा। आ रहा बात समझ में? यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैनुअल कटाई करेंगे, हार्वेस्टर के द्वारा यहां पर कटाई नहीं किया जा सकता है। तो पहले फसल के कटाई करने के पूर्व ही दूसरी फसल की यहां पर हम लोग क्या कर दिए, बुआई कर दिए। तो यहां पर मुख्य फसल हमारा क्या था, धान था, और धान के कटाई करने के पहले मैं क्या लगाया, मान के चलते हम लोग क्या लगा लिए, तिउड़ा की कोई क्रॉप लगा लिए। तो छत्तीसगढ़ में इसे जानते हैं बेटा पैरा क्रॉप के नाम से। किस नाम से, पैरा क्रॉप के नाम से जानते हैं, या इसी को उतेरा क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी तो छत्तीसगढ़ वाला हो गया, जब यहां पर धान के अलावा कोई दूसरा पौधा होगा, धान के अलावा कोई दूसरा पौधा होगा, मान के चलिए धान के खेत की जगह पर हमारे पास क्या था, मक्के के पौधे थे, मान के चलते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, मक्के का कोई पौधा आ गया, ये मक्का आ गया। अब ये मक्के में कॉब निकल चुका है, भुट्टा निकल चुका है। ये मक्के में दो मक्के के पौधे के बीच में क्या है, हम लोग 60 सेंटीमीटर की गैप रखे हुए हैं। ठीक है, और ये मक्का हमको देखने के लिए मिल गया, उसमें बीज भरा रहा है। तो यहां पर ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर क्या किया जाता है, कोई दूसरी फसल को लगा दिया जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग करने से पहले 15 दिन बाद में इसके हार्वेस्टिंग करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यहां पर मूंग, उड़द या किसी दूसरी फसल की क्या कर दी जाएगा, सोइंग कर दी जाएगा। तो मुख्य फसल की कटाई करने से पहले ही जब दूसरी फसल की बुआई कर दिया जाता है, तब उसे हम लोग रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ये बी नंबर का ऑप्शन क्या बोल रहे हैं बेटा, क्रॉप रोटेशन बोल रहे हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एक सेशन है। अब इस सेशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर खरीफ का मौसम, यहाँ पर रबी का मौसम, और यहाँ पर क्या, जायद का मौसम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, धान की फसल लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग चना लगा लेंगे, और यहाँ पर क्या लगा लेंगे, कोई सब्जी वाली फसल को हम लोग लगा लेंगे। तो जब किसी फसल वर्ष में, ये फसल वर्ष हो गया मान के चलिए 2025, ठीक है, 2025 का मौसम था। इस 2025 के मौसम में मैं क्या कर रहा हूं, 3 फसल तो लगा रहा हूं, पर तीनों फसल को क्या कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। एक ही प्रकार की फसल को लगातार हम लोग नहीं बुआई कर रहे हैं। तो जब अपने खेत में फसलों को बदला जाता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब ये ड्यूअल क्रॉप क्या हो गया, अभी मैं यहाँ पर 3 फसल लगाया हूं, अब एक साल में 2 फसल लगाएंगे, ड्यूअल क्रॉप होगा। तो ड्यूअल क्रॉप में हम लोग एक सेशन में लगातार भी 2 फसल को लगा सकते हैं, या एक ही साथ भी 2 फसल को लगाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, ड्यूअल क्रॉप कहलाएगा। फिर आता है बेटा सीक्वेंशियल क्रॉप। तो सीक्वेंशियल क्रॉप क्या बोलता है कि पहले फसल की कटाई करना है, ये पहले धान में उगाऊंगा, धान की कटाई करने के बाद मैं चना लगाऊंगा, चना की कटाई करने के बाद में क्या लगाऊंगा, मैं सब्जी लगाऊंगा। तो पहले फसल की कटाई करना है, फिर दूसरी फसल की बुआई करना है, दूसरी फसल की कटाई करने के बाद फिर तीसरी फसल को क्या करना है, हम लोगों को लगाना है सीक्वेंस में। किसमें, सीक्वेंस में। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल कहते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या था, पहली फसल की कटाई करने से पहले ही लगाना है। तो पहले लगाना है मतलब क्या कहलाएगा बेटा, वो रिले क्रॉपिंग कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। यहां तक आ रहा है समझ में? चलिए वेरी गुड, अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
अगले नंबर के क्वेश्चन पर पूछ रहा है ये आपके पीएटी 2026 के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप पीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पीएटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर वैरायटी से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर में फल वृक्षों के द्वारा, और इन फल वृक्षों में ये पूसा नन्हा जो किस्म है उसको बार बार पेपर में रिपीट करता है, और मे भी हो सके कि इस साल भी 2026 में क्या कर दे, रिपीट कर दे। ठीक है, तो आपके पीएटी के पॉइंट से क्या हो सकता है 2026 के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये पूसा नन्हा जो है ये पपाया का वेराइटी है। किसका वेराइटी है? पपाया का वेराइटी है, पपीते का वेराइटी है, जो गमला में लगाने के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। बहुत छोटा वेराइटी है जिसको घर में हम लोग गमले में भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तो आप याद रखेंगे पूसा नन्हा जो है वो किसका वेराइटी है, पपीते का वेराइटी है, जिसको गमला में लगाने के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। पेपर में यही पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ पपाया इज सुटेबल फॉर प्लांटेशन इन पॉट। गमले में लगाने के लिए पपीते की कौन सा वेराइटी जो है वो बहुत फेमस होता है। तो ये पूसा नन्हा वेराइटी जो है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। तो पूसा नन्हा है वेराइटी किसका भाई साहब, पपीते का है। किसका है, पपीते का है। तो वेरी सिंपल आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे तो हमको देखने को मिलता है कि सस्यावर्तन किस हेतु आवश्यक होता है। रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर। अब ये क्रॉप रोटेशन बोल रहे हैं बेटा। अभी क्रॉप रोटेशन हम लोग देखें तो क्रॉप रोटेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, मान के चलिए हमारे पास ये 3 सेशन था, ये 2025 का समय चल रहा था, और ये 2025 में मैं खरीफ, रबी और ये जो जायद के मौसम थे, यहां पर 3 अलग अलग फसल को मैं लगा रहा हूं। ठीक है, यहां पर मान के चलते हैं धान हम लोग लगा लिए, यहां पर हम लोग लगा लिए चना, और यहां पर क्या लगा लिए हम लोग, सब्जी लगा लिए। ठीक है, ये भी 120 दिन की क्रॉप है। ठीक है, ये भी क्या है, 120 दिन की क्रॉप है, और ये भी क्या है, 120 दिन की लगभग हमको क्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो हमारे साल में, एक साल में 365 दिन की लगभग समय होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको 360 दिन की लगभग क्रॉप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो साल भर मेरे खेत में फसल लगा हुआ है, लगभग 365 दिन के समय में 360 दिन तक लगातार मैं अपने खेत पर फसल को लगा करके रखा हुआ हूं। तो जितने दिन तक हम लोग खेत में फसल लगा करके रखेंगे उतने दिन पौधे को खाना चाहिए, उतने दिन पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए। तो जब उसको न्यूट्रिएंट चाहिए तो लगातार वो क्या करेगा, हमारे सॉइल से, हमारे खेत से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लगातार खेत में हमारे खेत से क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा। तो जब अवशोषण करेगा तो हमको लगातार उसमें न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा। अगर हम लोग वहां पर न्यूट्रिएंट नहीं डालेंगे, पोषक तत्व नहीं डालेंगे, खाद और उर्वरक नहीं डालेंगे, तो हमारे खेत की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, हमारे खेत की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो खेत में यहां पर ये क्या पूछा हुआ है कि रोटेशन में कौन सा चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो खेत में हमको अपने खेत की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना क्या होता है, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। हमको ना तो प्रोटीन चाहिए, ना तो हमको मिनरल चाहिए, ना ही हम लोगों को अलग अलग फसल को उगाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। जब हम लोग क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं उस समय पर हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे खेत की फर्टिलिटी क्या रहे, बचा हुआ रहे। तो हम लोग अपने खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ही क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की फसल को लगाते हैं। एक ही प्रकार के फसल लगाएंगे तो वो सेम न्यूट्रिएंट ग्रहण करेगा। अब यहाँ पर क्या है, धान की फसल जब हम लोग लगाए हैं तो धान को क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, तो धान के खेत से ज्यादा नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेगा। जबकि चना के पौधे क्या है, डाइकॉट्स है। मतलब डाइकॉट पौधे जो होते हैं, ये डाइकॉट जो पौधा है, इस डाइकॉट पौधे के जो जड़ होते हैं, इस जड़ में पाया जाता है बेटा, क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। ये राइजोबियम क्या करता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को हमारे सॉइल में स्थिरीकरण करने के कार्य करता है। तो ये नाइट्रोजन का ये धान क्या करेगा, उपयोग करेगा, और चना उसको स्टोर कर देगा। फिर सब्जी लगाएंगे तो सब्जी क्या करेगा, आधा मात्रा में नाइट्रोजन स्टोर करेगा। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग लेग्युमिनस पौधे लगाए तो और नाइट्रोजन आएगा। अगर कोई बिना लेग्युमिनस अगर हम लोग प्लांट्स लगाए हुए हैं तो वो नाइट्रोजन का फिर से क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग फर्टिलिटी को बैलेंस करना चाहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ दी सॉइल। हम लोग खेत की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आ रहा है समझ में यहां तक का? ये वेरी सिंपल सा सवाल है जो आपको सीधे रूप से समझ में आ रहे होंगे। चलिए फिर से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियों की सही क्रम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब हमको खेती करना है बेटा। अब खेती जब हम लोग करेंगे, मान के चलिए मैं धान की खेती करना चाहता हूं, एक हमारे पास प्लॉट है,
ये हमारे पास कोई एक प्लॉट है, इस प्लॉट में मैं खेती करना चाहता हूं। क्या लगाना चाहता हूं? धान लगाना चाहता हूं। तो धान लगाएंगे जब हम लोग, तो धान लगाएंगे तो कौन कौन से कार्य को हम लोग क्रम से करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे, वही बात तो पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ही तो पूछा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर कौन कौन सा करेंगे? सबसे पहले खेतों की हम लोग तैयारी करेंगे, मतलब मिट्टी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मिट्टी की तैयारी कर लिए, ठीक है। अब मिट्टी की तैयारी करने के बाद क्या करेंगे? धान की बुआई ही तो करेंगे। तो धान की हम लोग यहाँ पर बुआई कर लिए, सोविंग कर लिए, ये भी सही आंसर है, ठीक है। बुआई करने के बाद कुछ दिन बाद पौधों को पानी की आवश्यकता होगी, तो हम लोग वहां पर सिंचाई कर लेंगे। सिंचाई भी हमारे पास सही ऑर्डर में जमा हुआ है। सिंचाई करने के बाद हमारे खेत में अनचाहे पौधा भी हो जाएंगे। जब यहाँ पर मैं धान के पौधे लगाया हुआ हूं तो केवल और केवल धान के पौधे ही होना चाहिए। धान के अलावा मान के चलिए इस खेत में कुछ पौधा सांवा का आ गया, ठीक है, या तो जंगली धान का आ गया, या तो फिर किसी अन्य वेराइटी के धान के पौधे वहां पर हमको देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ पर मैं धान लगाया हूं, मान के चलिए यहाँ पर मैं महामाया लगाया हुआ हूं। धान की एक किस्म होता है बेटा महामाया। इस महामाया वेराइटी के अलावा यहाँ पर मान के चलिए क्या हो गया, हमारे पास क्या आ जाता है? बासमती आ जाता है। क्या आ गया? बासमती आ गया। तो मैं तो बासमती नहीं लगाया था ना, ठीक है, मैं क्या लगाया था? महामाया। तो इस खेत पर पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? महामाया पौधा होना चाहिए। जबकि आ कौन सा गया है? या तो बासमती आ गया है या तो फिर सांवा आ गया है। तो उस पौधे को निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो उसको निकालने को बोलते हैं बेटा निराई करना, या वीड मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीड मैनेजमेंट, वीडिंग करना बोलते हैं, खरपतवार को बाहर निकालना। अब खरपतवार को बाहर निकाल लिए, अब पौधा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद उसमें फ्लावरिंग वगैरह आएगा, फ्लावरिंग आने के बाद वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद हम लोग उसकी क्या कर लेंगे? कटाई कर लेंगे। तो सही ऑर्डर में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का सही हो जाएगा। मिट्टी की तैयारी करने के बाद हम लोग डायरेक्ट निदाई गुड़ाई नहीं कर सकते, निदाई गुड़ाई करने के बाद हम लोग बुआई नहीं करेंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तैयारी करने के बाद सिंचाई करने के बाद बुआई नहीं करेंगे, पहले बुआई करेंगे फिर क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। फिर सिंचाई करने के बाद निराई करने के लिए बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है। आपको सीक्वेंस जो है वो पता होना चाहिए। तो जो किसान भाई हैं, जो खेती किसानी से जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, या जिसके घर में उसके माता पिता या पारिवारिक के कोई भी व्यक्ति जो खेती किसानी अगर करते होंगे तो उनको इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होगा। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन पर हमको देखने को मिलता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना है? हम लोगों को मैच करना है, ठीक है। एक तरफ लिखा हुआ है हमारे पास क्या? फ्रूट से डिफरेंट फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं। कॉलम 1 में डिफरेंट फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, और कॉलम बी जो है उसमें उससे जो पदार्थ बनाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट के क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है। इन दोनों को आपस में क्या करना है? आप लोगों को मैच करना है कि कौन कौन से फ्रूट से कौन कौन सा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया जाता है, डिफरेंट एडिबल पार्ट बनाया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है? नींबू लिखा हुआ है। तो नींबू से क्या बनाया जाता है? इधर जाकर के देखते हैं, क्या नींबू से जेली बनाया जाता है? नींबू से जेली तो नहीं बनाया जाता है। तो क्या नींबू से स्क्वैश बनाया जाता है? बिल्कुल, नींबू से क्या बनाया जाता है? स्क्वैश बनाया जाता है। तो ए नंबर पर हम लोग क्या बना लेंगे? ए नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्या? गुआवा। गुआवा मतलब क्या? अमरूद। तो अमरूद जो है वो जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है, याद रखना, क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा पाया जाता है, और गुआवा जो है वो जेली बनाने के लिए क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। तो जेली कौन से ऑप्शन पर लिखा हुआ है? फर्स्ट पर। तो यहाँ पर गुआवा में क्या कर लेंगे? हम लोग फर्स्ट नंबर लगा लेंगे। फिर आता है टमाटर। तो टमाटर तो आपको पता ही है, टमाटर से हम लोग क्या बनाते हैं? सॉस बनाते हैं, ठीक है। टमाटर तो सॉस कहां पर लिखा हुआ है? आईबी नंबर पर। यहां पर देख लीजिए, आईबी नंबर पर यहां पर जोड़ लेंगे। पपीता जो है उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? जैम बना सकते हैं। तो जैम कौन से नंबर पर लिखा हुआ है? यहाँ पर थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है। वैसे जेम बनाने के लिए सबसे जो अच्छा फल है वो एप्पल होता है बेटा। क्या होता है? एप्पल। पर यहाँ पर एप्पल तो नहीं है ऑप्शन में, तो एप्पल नहीं है, तो उसकी जगह पर क्या है? पपाया है। तो पपाया से भी जेम बनाया जा सकता है। अब ये आंसर देख लो, फर्स्ट के साथ सेकंड कहां पर लगा हुआ है? तो फर्स्ट के साथ सेकंड यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ सेकंड केवल इसी में लगा हुआ है, इसके अलावा किसी में नहीं लगा हुआ है। तो आप केवल पहला नंबर को मिला करके क्या कर सकते थे? इसके आंसर आप लोग आसानी के साथ लगा सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाल हो जाएगा। यहां तक आया समझ में? अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये रहा आपका क्रॉप प्रोडक्शन का सवाल। अब आगे की जो सवाल है वो आगे की सवाल जो है वो बेटा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। किससे है? एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। तो अभी हमारे एनिमल हस्बेंड्री के सर आएंगे और आपको एनिमल हस्बेंड्री के जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको आंसर बताएंगे, डिस्कस करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय जोहार आप सभी को। जैसे आपकी स्कूल में मोस्टली मैं पहुंचा था, आपका एग्जाम कंडक्ट कराया हमने एग्रीकल्चर के लिए, जिसका नाम था परख।
और उसमें कुछ क्वेश्चन थे, AG1, AG2, AG3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री। अब मैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ जो 5 क्वेश्चन यहां पर आपके क्वेश्चन पेपर में आए थे उसके कुछ सॉल्यूशन देता हूं आपको। 5 क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे वहां पर गलती किए थे। यहां पर आप कंप्लीटली, आप तक जब ये वीडियो YouTube के माध्यम से पहुंचेगा, लिंक के माध्यम से, तो इसको डेफिनेटली आप जरूर देखना और उसको सॉल्व करना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन था एनिमल हस्बेंड्री का, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें आप देखेंगे निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन गलत है। जो यहां पर पीपीटी में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, वो गलत है हिंदी में। यहां पर लिखेंगे इनमें से गाय की द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, जो इंग्लिश में आपको दिया है, विच ऑफ दिस ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ काउ। द्विकाजी नस्ल का मतलब होता है ड्यूअल पर्पस ब्रीड को आप घर में पालते हैं तो उसका मतलब होता है गाय से, उनसे हमें सही मात्रा में या अधिक मात्रा में दूध भी मिले और ये पशु हमारे कृषि कार्य में या भार उठाने वाले कार्य में, एग्रीकल्चर वर्क या वेजेस वर्क, उसमें क्या करे, हेल्प करे। तो इनमें से बताइए, साहिवाल, सिंधी, जो यहां पर अंगोरा जो दिया है, ये अंगोरा नहीं है, ये अंगोल है। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहां पर आपको समझाता हूं मैं एक ट्रिक के माध्यम से, ये ट्रिक को जरूर समझें। स्पेशली जो गाय है और गाय में स्पेसिफिकली इंडियन, ठीक। और यहां पर इसने पूछा है ड्यूअल पर्पस ब्रीड या द्विकाजी। इसका एक ट्रिक बताता हूं जिसको आप ध्यान देंगे। यहां आप समझें, हरी थाप के आंगन में कृष्ण निमाड़ गया राठ के साथ। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको द्विकाजी नस्ल के पशु कितने हैं वो पता चलेगा। तो हरी से आप समझ जाए हरियाणा, थाप से थार पारकर, यहां क से मैं बनाऊंगा कृष्णावेली। यहां जो अ जिसमें अम की मात्रा दिया हुआ है उससे यहां मैं बना दूंगा अंगोल। ग से मैं ले लूंगा ग्वालो। सॉरी, यहां से क से हम लोग लेंगे कॉन्करेज, और इस कृष्ण से हम बना देंगे कृष्णावेली, और निमाड़ से बना देंगे निमाड़ी, और राठ से बना देंगे राठे।
सभी बच्चे मोस्टली हिंदी माध्यम से हैं, हिंदी में बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, अंगोल, ग्वालो, कृष्णावेली और निमाड़ी और राठी, ये सभी एक ट्रिक है। 8 पशु 8 गाय की जो भारतीय नस्ल है वो द्विकाजी में आते हैं। ठीक, अब यहां ऑप्शन में देखेंगे द्विकाजी नस्ल साहिवाल, सिंधी, अंगोल दिखाई दे रहा है। अब इन 8 भारतीय गाय की जो नस्ल है उनमें से अंगोल मैं बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर यहां पर हम लोग लेंगे बेटा अंगोल। अब चूंकि साहिवाल और सिंधी होते हैं मिल्च, मिल्च का मतलब होता है जो अधिक दूध देते हैं, दूध, मात्र दूध के लिए पालना या उनको बोलना दुधारू। क्या बोलना? दुधारू। तो आप सभी समझ गए होंगे, आसान है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन यहां पर गलत हुआ था, तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको बताया हूं, जरूर याद रखेंगे आप। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाते समय जब आप दूध से दही बनाते हैं या दूध दही में कन्वर्ट होता है, तब दूध का कौन सा अवयव सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यहां दिया है विच कंपोनेंट ऑफ मिल्क इज मोस्ट अफेक्टेड व्हाइल मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक, अब भैया ये जितने भी प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज और वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स और फैट, ये दूध में पाए जाने वाले क्या है बेटा? अवयव है। अवयव का मतलब होगा घटक। ये मिल करके कंपोजिशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपोजिशन बनाएंगे। यहां पर डिटेल में बताता हूं, जैसे कि दूध में प्रोटीन होता है 3.4 से 3.5, लैक्टोज 4.5 से 4.9 से 4.7 टू 4.9%। मिनरल्स होता है 0.7 टू 0.8 और फैट होता है बच्चों, इसको आप बोल सकते हैं 3.25 से 4% बोल सकते हैं फैट को। ठीक है, अब ये सब मिलकर के दूध का क्या बनाए? एक घटक बनाए, एक कंपोजिशन बनाए। अब इनमें से प्रोटीन है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन है? एल्बुमिन सबसे फर्स्ट, केसिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, और ये 3 जो प्रोटीन है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, केसिन, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन होगा? केसिन होगा 80% तक। ठीक, एल्बुमिन 10% तक और ग्लोब्यूलिन 5% तक पाया जाता है। ठीक, अब दूध से दही बनाते समय कौन सा अवयव सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो भैया ये मिल्क है। अब यहां पर क्या बना? कर्ड बना। कर्ड मतलब दही बना। ठीक, तो मिल्क से कर्ड बनाने के बीच में मिल्क में डाला जाता है क्या? सोरडग। क्या? सोरडग। जिस सोरडग को आप क्या बोल सकते हैं? जामन। जिसको आप
सामान्य भाषा में बोल सकते हैं घर में रखा हुआ पुराना दही जिसमें अम्लता 0.8 से 0.7 टू 0.8% अम्लता या एसिडिटी ये होना चाहिए। अब खट्टा है भैया, पुराना दही है, तो पुराना दही है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होंगे? बैक्टीरिया होगा। क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, है ना। अब सभी जानते हैं बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस सुने हैं ऐसे कुछ बैक्टीरिया, कोकाई फैमिली के। कौन से फैमिली के? कोकाई फैमिली के। तो ऐसे आप सुने बैक्टीरिया होता है। तो भाई प्रोटीन किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होगा। प्रोटीन तो एक मसल्स ग्रोथ, मांसपेशियों की वृद्धि के लिए क्या होगा? उपयोग होगा। खनिज को किसी प्रकार का प्रभाव नहीं कर सकता वो, या प्रभावित नहीं कर सकता, वो मिनरल्स है। फैट किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, ये तो दूध के अंदर ही क्या है? नॉन सॉल्यूबल है। क्या है? नॉन सॉल्यूबल है, ठीक है। ये अघुलनशील अवस्था में है। अब जैसे कि लैक्टोज, लैक्टोज का एक समझने का तरीका यह हो सकता है कि इसको आप समझे मीठा। दूध को पीने से क्या होता है? एक स्वाद पता चलता है, टेस्ट पता चलता है, मीठा हो। किसके कारण? लैक्टोज। और यही लैक्टोज दूध में किसके रूप में है बेटा? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसके रूप में है? कार्बोहाइड्रेट। अब कोई भी मीठा फल या दूध मीठा या दूध में शक्कर डालकर छोड़े तो खराब हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो मीठे पदार्थ को ही क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो मतलब लैक्टोज को ही क्या करेगा? प्रभावित करेगा। समझ गए? ये क्वेश्चन प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लगभग 6 से 7 बार ये क्वेश्चन क्या हो चुका है बच्चों? रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टोज होगा। क्या होगा? लैक्टोज। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखें, जुगाली करने वाले पशु का प्राथमिक पाचक ग्रंथि। प्राथमिक पाचक ग्रंथि जुगाली जिसको कहेंगे, जो पशु जुगाली करते हैं उसको कहते हैं रूमिनेंट कहते हैं, और जो प्रक्रिया है जुगाली का उसको कहते हैं रोमेस्टिकेशन। क्या कहते हैं? रोमेस्टिकेशन। तो जुगाली, अब जुगाली की क्रिया आप यहां समझेंगे। यहां से समझें, अगर इस भाग को मैं कहूं मुंह, ग्रसनी और ग्रास नली, माउथ, फेरिंग्स, ऊइसोफेगस, ठीक। अब इसमें कुछ लार ग्रंथियां 3 जोड़ी, जैसे आप स्कूल में पढ़े होंगे। जब एनिमल इंटेक करता है, इंटेक मतलब भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन करने पर उसको कुछ समय तक क्या करते हैं? चबाया जाता है। चबाने पर लार ग्रंथि से लार निकलता है जो भोजन में मिलता है, जो मात्र भोजन को क्या करता है? नरम करता है। नरम के पश्चात भोजन डायरेक्ट ग्रसनी ग्रास नली से होते हुए अमाशय। और चूंकि जुगाली करने वाले पशु कहा गया है, तो लगभग जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं मानव जीवन में जो उपयोगी है, जिनमें जुगाली होता है, गाय है, भैंस है, भेड़ है और बकरी।
काउ, सीप, गॉट और काउ, बफेलो, सीप और गॉट। जुगाली की क्रिया यहां पर ऊंट भी बोल लो। जुगाली की क्रिया तो खैर हिरण में भी होगा, वो भी घास खाते हैं, कहां? जंगलों में। लेकिन वो मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। किसके लिए? मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। मानव जीवन के लिए उपयोगी यही है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट। इन्हीं से दूध, इन्हीं से ऊन और इन्हीं से मांस प्राप्त होता है। इन्हीं को पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है, इन्हीं के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। तो अमाशय है पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ठीक, तो जुगाली कैसे हुआ? भोजन हुआ, भोजन ग्रहण हुआ मुंह में, और भोजन को चबाने के बाद ग्रास नली डायरेक्ट भोजन को कहां पहुंचाता है? फर्स्ट स्टमक। और फर्स्ट स्टमक कौन है? रुमेन। तो यहां पर भोजन क्या हो गया बेटा? इकट्ठा हो गया। यहां पर भोजन क्या हो गया? इकट्ठा, कलेक्ट हो गया, पूरा पेट भर चुका है इनका। भरने के पश्चात भोजन कंप्लीट, अगर फूड इनका क्या हो गया, इनका खाना या फीडिंग कंप्लीट हो चुका, तब जब ये रिलैक्सेशन मोड में आएंगे या आराम की अवस्था में आएंगे, तो ये जो भोजन इकट्ठा है रुमेन में, ये गोले के रूप में, किसके रूप में? गोले या बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, छोटे छोटे गोले, लगभग 95 से 120 ग्राम उनका क्या होगा? साइज होगा। ये बॉल मुंह की तरफ वापस क्या होंगे बेटा? बढ़ेंगे। और जहां पर ये जो गोला है, इसको 50 सेकंड तक क्या किया जाएगा? चबाया जाएगा। 50 सेकंड तक, 50 सेकंड तक चबाने के बाद वापस उस भोजन में लार मिलाने के बाद उस भोजन को फिर से कहां भेजा जाएगा? रुमेन में। तो भोजन को मुंह में ग्रहण करना, चबाना और रुमेन में भेजना, और रुमेन के बाद गोले के रूप में भोजन का मुंह में वापस आना, फिर से चबा करके उनको रुमेन में भेजना, यही क्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। ठीक, तो जुगाली की क्रिया यहां पर हो गई। तो जुगाली तो यहां पर हुआ, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, प्राथमिक पाचक ग्रंथि, है ना। अब वो भोजन का पचना प्रारंभ, मुख्य भोजन का पचना प्रारंभ कहां? पेट से। पेट मतलब स्टमक से। लेकिन इनके स्टमक को तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में बांटा गया है। ठीक, तो भोजन यहां पर पचे, यहां पर इसका क्या होगा? कंप्लीट क्या होगा? जुगाली होगा। यहां पर मैं क्या बोल दिया? जुगाली क्या हुआ? रुमिनेंट इज कंप्लीट। रुमिनेंट क्या हुआ बेटा? कंप्लीट हुआ। यहां पर रेटिकुलम क्या है? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना, हनी बी हाउस लाइक स्ट्रक्चर। कभी भी भोजन में एक अपशिष्ट या कठोर पदार्थ, पॉलीथीन, वुडन, आयरन, ऐसे कुछ हार्डवेयर मटेरियल पशु क्या करते हैं? खा जाते हैं कभी। तो उनको स्टमक में आगे बढ़ने से या बड़ी आंत, छोटी आंत तक आगे बढ़ने के से रोकने के लिए यहां पर एक संरचना बना है, कौन? रेटिकुलम। तो वो ऐसे पदार्थों को मात्र क्या करता है? रोकता है। ओमेजम, ओमेजम में मांसपेशियों की, मसल्स के थीन स्ट्रक्चर, थीन, पतली पतली, ऐसे क्या लगे? पत्तियों की भांति ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बने हैं। यहां पर जब भोजन पहुंचेगा तो वो मात्र क्या करेंगे? भोजन को काटेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, बारीक करेंगे। अंततः भोजन कहां पहुंचेगा? फोर्थ स्टमक। कहां? फोर्थ स्टमक। और यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो किसके साथ मिलता है? पाचक रस, जिसको डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। और यहीं पर ही पाया जाता है एंजाइम। क्या पाया जाता है? एंजाइम। एंजाइम। अब आप एंजाइम का भी काम जानते हो बेटा, ये तो भोजन को पचाएगा। एंजाइम के काम क्या होते हैं? भोजन के अंदर उपस्थित या फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब को क्या करता है बेटा? वो डाइजेस्ट करता है एंजाइम। तो देखो यहां पर एंजाइम भी है, कहां पर? एबोमेजम में, फोर्थ स्टमक में। और यहां पर डाइजेस्टिव जूस भी निकल रहा है,
पाचक रस भी निकल रहा है, मतलब भोजन का पचना कहां प्रारंभ होगा? एबोमेजम में ही क्या होगा? प्रारंभ होगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़े आप, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में 5 से 6 बार क्या हो चुका है बेटा? रिपीट हो चुका है। बाकी छोटी आंत फिर बड़ी आंत, क्लासेस में देखेंगे बाकी चीजों को। चले आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए, मुर्गी को 3 किलोग्राम आहार खिलाने पर उसका शरीर भार 2 किलोग्राम बढ़ता है, तो आहार रूपांतरण अनुपात क्या होगा? इफ अ hen इज फेड 3 किलोग्राम ऑफ फीड एंड इट्स बॉडी वेट इंक्रीज टू 2 किलोग्राम, व्हाट विल बी द फीड कन्वर्जन रेशियो? ठीक है, चले तो यहां पर आप FCR इज इक्वल टू टोटल फीड अपॉन टोटल वेट टोटल वेट। यहां पर समझे, खाने के लिए कुल आहार जो भोजन दिया उनको हमने, भागित या अपॉन कुल भार, ये इसका क्या है बच्चों? फॉर्मूला है। जैसे कि आप ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके घर में कोई मुर्गी पालन करते हैं, चाहे देसी मुर्गी हो, चाहे वो विदेशी बॉयलर मुर्गी हो या कॉकरेल हो, अच्छे उत्पादन के लिए आपको यह जानना जरूरी है पोल्ट्री फार्मिंग में कि प्रत्येक मुर्गी का वेट कितना है। ठीक है, तभी आपको उस बिजनेस से क्या होगा बेटा? बेनिफिट होगा। तो हम टोटल, रोज तो राशन लाते नहीं हम पोल्ट्री फार्मिंग में, एक टोटल राशन प्रत्येक मुर्गी के हिसाब से हम टोटल राशन क्या लाते हैं? खरीद कर लाते हैं। उसका 1 किलोग्राम में वेट या जितना आहार हम लाए हैं खिलाने के लिए, उनको हम क्या करते हैं? एक फिक्स उनको नापते हैं। बाद में 20 से 25 दिन में टोटल खिलाने के बाद प्रत्येक मुर्गियों को भार को भी हम क्या करते हैं? नापते हैं। ठीक, यदि फूड कन्वर्जन रेशियो, आहार रूपांतरण अनुपात कम से कम आता है, तो आपका उत्पादन क्या है? बहुत अच्छा है, या प्रोडक्शन आपका क्या है? बहुत अच्छा है। तो यहां पर आप देखेंगे टोटल फीड कितना दिए? 3 kg, भाग करेंगे या इसमें अपॉन करेंगे कितना? कितना बढ़ा बेटा? 2 kg वेट बढ़ा, तो इसका आंसर कितना है? 1.5। तो यहां पर आंसर क्या हुआ? 1.5। ये आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा, 12th के बोर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन को क्या किया था? गलत किया था। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके स्कूलों में जो पहुंचकर हमने परख टेस्ट किया था, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का अंतिम क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन था बेटा, क्योंकि जिस भी स्कूल में हम जाते थे आपको आपके पास या आपका एक सेमिनार कंडक्ट कराते थे, आपको मोटिवेट करते थे, तो आपकी स्कूल से हमको परमिशन 20, 25 या 30 मिनट का ही दिया जाता था, इसलिए फिक्स 20 क्वेश्चन हमने आपको यहां पर दिया है। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन यहां पर आप देखिएंगे। नीचे दिए गए अभिकथन, आजकल क्वेश्चन बनाने का पैटर्न चेंज हो चुका है। जैसे कि मेडिकल का एग्जाम होता है नीट, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो अभिकथन का मतलब हो जाएगा एस्ट्रेशन, और कारण का मतलब हो जाएगा रीजन। के लिए सही विकल्प चुने। फॉर द बिलो एस्ट्रेशन एंड रीजन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव
एसरेशन फर्स्ट क्या दिया है बच्चों, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज कूलेंट इन आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन फॉर सीमेन प्रिजर्वेशन। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य संरक्षण के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। ओके, रीजन आर इट्स, अगर जो नाइट्रोजन हम यूज किए हैं तो इट्स 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज एक्सीलेंट फॉर एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ फ्रोजन सीमेन। 196 जिसको माइनस में रखा गया है, तापमान जमे हुए वीर्य के कुशल भंडारण के लिए उत्कृष्ट है। क्या मतलब, ये बहुत कठिन हिंदी में बोल दिया गया है आपके लिए, लेकिन आप यहां समझे कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका फिक्स टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये रीजन भी सही है? बिल्कुल सही रीजन है। दोनों क्या है? सही है। तो यहां पर दोनों सही वाला ऑप्शन कौन है? एसरेशन आर दोनों सही है। ठीक है, एसरेशन आर दोनों सही है, ए और बी। ठीक, यहां पर डी और सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं यहां पर दोनों को राइट किया हूं। ए और यहां पर देखिए डी और सी और डी दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। सी और डी दोनों क्या होंगे? गलत, क्योंकि मतलब दोनों का जो व्याख्या है वो दोनों तो क्या है? सही है बेटा, एकदम करेक्ट है। तो यहां पर आ जाता है एसरेशन रीजन दोनों सही, ए भी बता रहा है एसरेशन रीजन सही, बी भी बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आर जो है, आर रीजन क्या बोला है कि -196 डिग्री सेल्सियस क्या सही है लिक्विड टेम्परेचर के लिए? और इस रीजन से एसरेशन जो अभिकथन हो क्या होता है बेटा? सत्य होता है। तो उसका मूल स्पष्टीकरण है, यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर हम लेंगे ए आंसर। क्या लेंगे? ए आंसर यहां पर हम लोग क्या करेंगे? लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन था एनिमल हस्बेंड्री में। प्रत्येक स्कूलों में हमने विजिट के लिए, सेमिनार के लिए गए हुए थे आपसे मिलने के लिए। आपका एग्जाम कंडक्ट कराए, वहां से सभी विद्यार्थियों से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हमने वहां पर एग्जाम होने के बाद आपको पोजीशन दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो हमारे आपके और हमारे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपका नाम फीड है। जैसे ही आपका बोर्ड पेपर खत्म होगा, बोर्ड पेपर से पहले प्रत्येक स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनका अलग से लिस्ट बनाकर हम भेजेंगे, कौन कौन से स्कूल में हमने एग्जाम कंडक्ट कराया था और जहां पर हम गए थे वहां पर कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आए हैं बच्चे। और उन बच्चों को जब वो क्रैश कोर्स में आएंगे तो एक स्पेसिफिक फीस में हम क्या करेंगे? डिस्काउंट देंगे बच्चों। लेकिन फर्स्ट रैंक वाला जो बच्चा होगा उसके फीस में तो 50% डिस्काउंट हम देंगे ही देंगे। चले, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने पिछले 13 वर्षों से पूरे मध्य भारत में और स्पेशली छत्तीसगढ़ राज्य में अपने उत्कृष्ट रिजल्ट, एक्सीलेंट रिजल्ट और अपने एक्सीलेंसी के लिए जाना जाता है। हालांकि सभी स्कूलों में प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ में जो एग्रीकल्चर के जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है घटते जा रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं, मोस्टली घट रहे हैं। कारण इसका है सरकारी योजना। मैं इस YouTube के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूं, पहले रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर 4 में एक एग्रीकल्चर कॉलेज, बाद में कवर्धा, बाद में जांजगीर, ऐसे कुछ खुले, बहुत अच्छे पोस्ट आने लगे थे, एक अच्छा कंपटीशन होता था। तो जितने भी विद्यार्थी, ये जो मेरी बात है जब तक आप तक पहुंचे, ये समझे एग्रीकल्चर में किसी प्रकार का रेसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आया बच्चों। बस आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक बेस्ट कॉलेज का चुनाव करना है, आपको एक ICAR एफिलिएटेड कॉलेज का चुनाव करना है। चले, इसी के साथ आप सभी से नमस्कार, मिलते हैं क्रैश कोर्स में। धन्यवाद, थैंक यू।